मैं संजय कुमार सिंह, प्रवक्ता हिंदी, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। व्याकरण में आपको छंद विषय के बारे में अध्ययन कराने जा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम हमको यह जानना चाहिए कि छंद कहते किसे हैं, छंद का निर्माण हुआ कैसे है। छंद शब्द संस्कृत भाषा के छिद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है ढकना या आच्छादित करना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि छंद वह सुंदर आवरण है जो कविता कामिनी के शरीर को ढककर उसके सौंदर्य में वृद्धि करता है। अर्थात कविता कामिनी से तात्पर्य है कविता रूपी स्त्री। छंद का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। इसके आदि आचार्य पिंगल हैं। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि यदि गद्य की कसौटी व्याकरण है तो पद्य की कसौटी छंद है। जिस प्रकार से गद्य में यदि त्रुटियां रहती हैं तो वह गद्य अच्छा नहीं माना जाता है, व्याकरण सम्मत होना चाहिए। उसी तरह से पद्य में छंद से रोचकता आ जाती है, छंद की सुंदरता बढ़ जाती है। अब हम यह बताना चाहेंगे कि छंद की परिभाषा क्या है। जिस रचना में निश्चित वर्ण, मात्रा, यति, गति, लय, तुक और गण का क्रम पाया जाता है उसे हम छंद कहते हैं। अब छंद के कुछ लक्षण हैं, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है, छंद मानव हृदय की सौंदर्य भावना को जागृत करता है। मनुष्य के हृदय में जो भी भावनाएं हैं उसको जागृत कर देता है। दूसरा पॉइंट है, छंद गद्य की शुष्कता से मुक्त होता है। यदि गद्य हम पढ़ते हैं तो गद्य को पढ़ने में उतनी रोचकता हमको नहीं मिल पाती है, उतना अच्छा नहीं लगता है, उतना सरस नहीं लगता है जितना सरस हमको पद्य पढ़ने में लगता है। इस प्रकार से तीसरा पॉइंट है, छंद भावाभिव्यक्ति में लयबद्धता, भावाभिव्यक्ति, भावों को अभिव्यक्ति करने में लयबद्धता होने से उसमें गेयता का गुण आ जाता है, संगीतात्मकता आ जाती है। आप देखते हैं किसी छंद को जब हम पढ़ते हैं, उसका सस्वर वाचन करते हैं, उसको गाकर पढ़ते हैं तो वह और रोचक हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, छंद का प्रभाव हमारे अर्थात श्रोता या पाठक के हृदय पर और मन और हृदय दोनों, मन पर अस्थायी रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से यह छंद की परिभाषा हुई, छंद के लक्षण हुए। अब हम आगे चर्चा करेंगे छंद के अवयव। बच्चों, जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर की पंच महाभूतों से रचना होती है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, उसी तरह से ये जो 8 तत्व हैं, इन्हीं से छंद का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि पद या चरण। पद या चरण कहते किसे हैं। आप देखते हैं जिस प्रकार से मानव अपने पैरों के सहारे चलता है, उसी प्रकार से इन्हीं अवयवों के माध्यम से छंद को संबल मिलता है और
पद या चरण में का छंद में काफी योगदान है। तो किसी भी छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण के प्रत्येक भाग को पद या चरण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हुए। तो मेरी भव बाधा हरो, यह इसका प्रथम पद है या प्रथम चरण है। राधा नागरी सोय, यह छंद का द्वितीय चरण है, दूसरा भाग है, दूसरा पद है। जातन की झाई परे, यह तीसरा पद है। श्याम हरित दुति होए, यह चौथा पद है। अब हम चर्चा करेंगे वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर कहते किसे हैं, चाहे आप वर्ण कहिए या अक्षर कहिए। वर्ण या अक्षर वह मूल ध्वनि है जिसको, वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, या कह सकते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसमें हम आपको बताएंगे कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो इसको आप पहले जान लीजिए। वर्ण के प्रकार, वर्ण के भेद या प्रकार। वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला है लघु या ह्रस्व या ह्रस्वाक्षर। दूसरा है गुरु या दीर्घ या दीर्घाक्षर। तीसरा पॉइंट है प्लुत वर्ण, प्लुत वर्ण। अब लघु या ह्रस्व या ह्रस्वाक्षर किसे कहेंगे? इसके अंतर्गत अ, ई, उ, री या अनुनासिक चिन्ह वाले, जैसे हंसना में ह जो है यह लघु वर्ण है। या हलंत वाले शब्द जैसे फलम, फलम में म जो है लघु वर्ण है। तो जिसके उच्चारण करने में कम समय लगते हो उसे लघु वर्ण कहते हैं। अब दूसरा नंबर आता है गुरु या दीर्घ वर्ण या दीर्घाक्षर। इसके अंतर्गत आ, ई, उ, री तथा अनुस्वार एवं विसर्ग, अनुस्वार एवं विसर्ग युक्त शब्द जैसे हंस या दुख। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, बड़ी री एवं अनुस्वार युक्त जैसे हंस में ह जो है ये दीर्घ वर्ण है। दुख में इस पर दीर्घ वर्ण द माना जाएगा क्योंकि विसर्ग लगा हुआ है। तो इनसे युक्त जो वर्ण होते हैं वह दीर्घ होते हैं। अब तीसरा है प्लुत वर्ण। प्लुत वर्ण से तात्पर्य है जिसका उच्चारण करने में लघु की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है। जैसे आप देखेंगे ओम, ओम कहने में हमको अ, ई, उ इन सब की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, तो इसे प्लुत वर्ण कहते हैं। वैसे प्लुत का प्रयोग प्रायः संस्कृत भाषा में मिलता है, हिंदी में बहुत कम मिलता है। अब इसके बाद नंबर आता है यत या विराम। किसी भी छंद को पढ़ने के लिए हमें ठहराव की आवश्यकता होती है, एक विराम की आवश्यकता होती है। इसी को यत या विराम कहते हैं। जैसे मेरी भव बाधा हरो, यहाँ थोड़ी देर के लिए हमको रुकना पड़ रहा है।
में राधा नागरी सोए। और ये पहली पंक्ति जब हम पूरा कर रहे हैं तो यहाँ अधिक समय के लिए रुक रहे हैं, इसी को यत या विराम कहते हैं। यदि हम इस प्रकार से पढ़ें मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, तो इसकी सुंदरता समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब हम छंद के अनुसार इसका उच्चारण नहीं कर रहे हैं। अब दूसरा नंबर आता है लय या प्रवाह। किसी भी छंद को पढ़ने के लिए लयबद्धता होनी चाहिए। जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हो, श्याम हरित दुति हो। तो इसका सस्वर वाचन हम कर सकते हैं। पढ़ने के लिए एक लयबद्धता की आवश्यकता होती है, इसी को लय या प्रवाह कहते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, मात्रा। वर्णों के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। किसी वर्ण के उच्चारण करने में जो समय लगता है, जो समय का अंतराल होता है, उसी को मात्रा कहते हैं। यदि कम समय लगता है तो उसकी लघु मात्रा होगी, उससे ज़्यादा समय लगता है तो दीर्घ मात्रा होगी, और समय लगता है तो प्लुत मात्रा होगी। अब आते हैं संख्या या क्रम पर। किसी छंद में वर्ण हो या वर्णिक, चाहे वर्णिक छंद हो या मात्रिक छंद हो, यदि वर्णिक छंद होगा तो वर्णों की संख्या निश्चित होगी, और मात्रिक छंद होगा तो मात्राओं की संख्या निश्चित होगी। इसी को हम कहते हैं संख्या या क्रम। और उनका क्रम भी निश्चित होगा कि 13 के बाद 11 कब आएगा, 11 के बाद 13 किस पद में आएगा। जैसे उदाहरण के लिए मेरी भव बाधा हरो, ये दोहा छंद है, तो इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राओं का होना अनिवार्य है, और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं। आप देख सकते हैं, इस पर मात्रा लगाएंगे तो 2 2 1 1 2 2 1 2। यहाँ कितनी मात्रा हुई? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13। और यहाँ 2 2 2 1 1 2 1। अब यहाँ 11 मात्रा होनी चाहिए, तो 2 2 4 1 5 1 6 2 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11। अब यहाँ 13 और 11 मिलकर के अंत में 24 मात्रा है। तो इस प्रकार से यह हो गया मात्रा। अब हम बात संख्या या क्रम, यानी कितना क्रम होना चाहिए, किस चरण में कितनी मात्रा होनी चाहिए, यह इसका क्रम है। अब इसके बाद हम आते हैं तुक। तुक अंग्रेजी में जिसको राइम्स कहते हैं। तुक का मतलब है कि चरण के जो अंतिम शब्द हैं, जो अंतिम पंक्ति है, उसमें जो अंतिम शब्द आते हैं वह एक दूसरे से मिलते जुलते हों। जैसे मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, यहाँ सोय, और जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए, यहाँ होय, यहाँ सोय और इधर होय, दोनों का तुकांत है, इसी को कहते हैं तुक। इसके बाद नंबर आता है गण। वैसे गण का प्रयोग केवल वर्णिक छंदों में होता है, मात्रिक छंदों में इसका प्रयोग नहीं है। अब गण पर हम अब छंद के अंग के अंतर्गत गण का भी प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग वर्णिक छंदों में किया जाता है। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। इसमें मात्राओं से कोई मतलब नहीं है, केवल अक्षरों से है। तो कहा जाता है कि 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। इनकी संख्या 8 है, 8 गणों के नाम हैं, तो इनकी संख्या 8 है। और इसके लिए एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। इस सूत्र में क्रमशः
8 गणों के प्रथम अक्षर के नाम हैं। इसके बाद 2 शब्द और 2 अक्षर और हैं। एक ल जो है लघु का प्रतीक है, दूसरा ग जो है गुरु का प्रतीक है। इस प्रकार से कुल मिलाकर इस सूत्र में 10 अक्षर का प्रयोग किया जाता है, जिसे दशाक्षर के नाम से भी जाना जाता है। अब गणों के नाम हैं। इस सूत्र से आप देख सकते हैं, यह माता राजभान शलगा, यह माता राजभान शलगा। या से यगण, मा से मगण, त से तगण, र से रगण, ज से जगण, भ से भगण, न से नगण, श से शगण और शगण। ये 8 हो गए। और ला और ग जो बचे हुए हैं ये लघु के प्रतीक हैं और गा जो है गुरु का प्रतीक है। अब इसका हमें चिन्ह ज्ञात करना है कि यगण का सूत्र क्या है। आपको मान लीजिए याद नहीं है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, एक अक्षर इस सूत्र से लेंगे, 2 इसके आगे का ले लेंगे। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि यमाता, यमाता। अब इस पर हम मात्रा लगाएंगे तो य के लिए 1 लघु, मा के लिए 2 गुरु और ता पर गुरु। तो यगण का सूत्र हो गया, यगण, ये यगण का सूत्र हो गया। या यही आपको बता दें, मगड़ के लिए फिर इसको छोड़ देंगे, 1 इसको लेंगे, 2 इसके आगे का हो जाएगा मा तारा। यहाँ आप लिख सकते हैं मगड़ के लिए मातारा, गुरु गुरु गुरु, ये मगड़ का सूत्र हो गया। फिर इसको छोड़ देंगे, 1 लेंगे इसको, 2 इसके आगे पीछे का, तो ताराज। यहाँ हो जाएगा तगड़ का सूत्र ताराज। यहाँ 2 2 2 1 ताराज। फिर रगड़, क्या हो जाएगा राजभा, रगड़ का सूत्र राजभा। तो गुरु लघु गुरु, ये रगड़ का सूत्र हो गया। फिर जगड़ के लिए अब इसको छोड़ देंगे, ज भा न, जगड़, ज भा न। तो लघु गुरु लघु, जभान। फिर छठा नंबर आता है भगण, भगण। तो इसके लिए हो जाएगा यहाँ से भानस, भानस। तो 2 1 1 भानस, भगण। फिर 7वां नंबर आता है नगड़ का, तो न स ल, न स ल। इसके लिए नगड़, नगड़। इसके लिए न श ल, लघु लघु लघु। फिर आता है 8वां क्रम श ल गा, किसका है शगण का, शगण। यहाँ हो जाएगा स ल गा। तो लघु लघु गुरु, यही इसके चिन्ह हुए। यगड़ का चिन्ह, मगड़ का तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ शगड़, यही इसके चिन्ह हुए।